नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, आपकी सेहत एकदम ठीक होगी। तो आज की जो कक्षा है, वो कक्षा तीसरी का जो हम 9वां पाठ पढ़ रहे थे, प्रकृति पर फूलदेई, जो हमने इससे पिछली वीडियो में पार्ट 1 में पढ़ा था। आज उसका हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम जो नवीन शब्द पढ़ेंगे और इसके अलावा हम कुछ शब्दार्थ भी करेंगे। शब्दार्थ के अलावा जो पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, उनको भी एक एक करके हल करेंगे। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में, हम एक एक करके सबको समझते हैं। यदि कोई विद्यार्थी, मेरा दोस्त, मेरा छात्र कोई पहली बार चैनल पर आया है, तो वो वीडियो को लाइक भी करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन भी जरूर दबाए ताकि अगली जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलो अब हम शुरू करते हैं। फूलदेई पाठ हमने पढ़ा था, इसमें कुछ नए शब्द आए थे, नवीन शब्द। जैसे उन शब्दों को हम ढूंढ लेते हैं अपनी बुक में, जो मैंने लिख रखे हैं। ये मेरी जो है थिंकिंग के आधार पर है बच्चों, लेकिन आप भी कुछ ऐसे शब्द ढूंढें जिनका उच्चारण करने में आपको थोड़ी सी कठिनाई होती है, या फिर आपने उन शब्दों को पहली बार देखा है। उन शब्दों को आप जरूर 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 आप जो है अपनी किताब में नोट करेंगे, ढूंढेंगे। इनको भी ढूंढेंगे आप लोग साथ में ही। पहला शब्द है संक्रांति। संक्रांति एक त्योहार है, जैसे मकर संक्रांति होता है, ऐसे ही संक्रांति दिया गया है यहाँ पर। लोकगीत। लोकगीत का मतलब होता है कि जो गीत लोगों के द्वारा गाए जाते हैं। जैसे हर राज्य के अपने अपने अलग अलग लोकगीत है। जैसे यदि मैं हरियाणा से हूँ, तो मेरे लोकगीत हरियाणवी भाषा के होंगे। यदि कोई उत्तर प्रदेश या बिहार से है, तो उसके लोकगीत कुछ अलग होंगे। जैसे जो है भोजपुरी भाषा में होंगे, या फिर अवधी भाषा में होंगे, या फिर मैथिली भाषा में होंगे। तो वो सबके अपने लोकगीत होते हैं। प्रकृति एक शब्द आया था जिसका अर्थ है नेचर। अगला शब्द था मंगलकारी। आप इन शब्दों को अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी ढूंढेंगे। ये मैं क्यों करा रहा हूँ? मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपके पेपर में PT1 में भी, हाफ ईयरली में PT2 में भी इस तरीके से वर्तनी से संबंधित कुछ स्पेलिंग आती हैं, और वो स्पेलिंग नवीन शब्दों से ही संबंधित होती हैं। तो यदि आप इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, एक दो बार रिवीजन करेंगे और अपनी टेक्स्ट बुक में भी इनको गोला लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि आप सभी जो है इनको करने के बाद, ये सब करने के बाद आपका पेपर में कोई भी अंक नहीं घटेगा। तो चलिए अगला शब्द है, ये सातवां है मंगलकारी। पहले हम एक साइड से कर लेते हैं, उसके बाद है समृद्धि। समृद्धि का मतलब होता है कि घर में किसी चीज की कमी ना रहे, सब चीजें भगवान के आशीर्वाद से बनी रहें या फिर हो जाए हमारे घर में। जैसे एक शब्द इसके साथ जोड़ते हैं खासकर, दैट इज सुख समृद्धि। सुख समृद्धि, समृद्धि मतलब कि बढ़ोतरी रहे हर टाइम पर। उत्तराखंड। उत्तराखंड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसका जो वर्तनी है थोड़ी सी हमें कठिन लगी है, इसीलिए हमने इसको उत्तराखंड को लिखा है। व्यंजन। व्यंजन का अर्थ होता है पकवान। संस्कृति। संस्कृति का अर्थ होता है कल्चर। संस्कृति कल्चर, जैसे हर राज्य का अपना अलग अलग कल्चर है, संस्कृति है, खाने पीने से संबंधित, पहनने से संबंधित। तो ये सब शब्द मैंने लिखे हैं। एक शब्द मुख्य तौर पर, एक शब्द है आशीर्वाद। इस पर विशेष ध्यान देंगे क्योंकि कई बार किताब में ये आपको कहीं भी मिलेगा तो गलत करके आपको इस तरीके से दिया जाएगा। यदि वर्तनी में आपके आता है पेपर में, तो इस तरीके से मिलेगा, आरसीवाद बन जाएगा, और ये आरसीवाद गलत है। ध्यान देंगे, ये वाला जो दिया गया है यहाँ पर ये सही है। इसके बाद है देहली। देहली मतलब हमने पढ़ा था, दहलीज को बोलते हैं। दरवाजा जहां होता है, जहां चौखट होती है, जहां से हम घर में प्रवेश करते हैं, उसको देहली बोलते हैं। चैत्र मास। मास मतलब महीना, चैत्र का महीना। नव वर्ष। नव वर्ष के बाद है प्रसन्न। प्रसन्न। इसके बाद है आगमन। आगमन का मतलब होता है आना। ये थे हमारे कुछ नवीन शब्द। अब हम इसके कुछ शब्दार्थ को भी देखते हैं। चलिए यहाँ पर अब हम आ गए हैं इस पाठ के शब्दार्थ पर। शब्दार्थ में पहला शब्द है प्रसन्न। इनको आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। इनकी जब आप इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो आपको बहुत सहायता मिलेगी पेपर में। प्रसन्न। प्रसन्न का मतलब होता है खुश। खुश। अगला है पर्व। पर्व का मतलब होता है, पर्व का अर्थ होता है
उत्सव भी बोलते हैं और त्योहार भी बोलते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी यदि आपके पेपर में आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। शब्दार्थ को हम समान अर्थ वाले शब्द भी बोलते हैं, क्योंकि ये मीनिंग ही दिया गया समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द भी इनको कह सकते हैं। डलिया, जैसे पाठ में एक शब्द आया था डलिया। डलिया क्या होती है? एक बांस की या फिर किसी भी लकड़ी की टोकरी को बोलते हैं। टोकरी आप लोगों ने देखी होगी, जैसे हम कई बार भगवान जी के लिए फूल लेने जाते हैं कहीं बगीचे से या फिर जंगल से, तो उसमें इस तरीके से ऊपर पकड़ने का एक हैंडल सा होता है और नीचे इस तरीके से बनी होती है वो, उसमें डिजाइन भी होता है ऐसे करके। तो उसके अंदर हम अपना जो है फूल वगैरह रख सकते हैं, फूल है, कपड़ा है, या फिर हम कान्हा जी की मूर्ति को भी उसमें रखते हैं, डलिया बोलते हैं उसको। आगमन, आगमन का मतलब होता है आने पर। नव वर्ष, नव वर्ष दो शब्दों से बना है, नव, नव के बाद वर्ष। नव वर्ष जो शब्द है ये इसका मतलब होता है, नव का मतलब होता है नया और वर्ष का मतलब होता है साल। तो इस पूरे शब्द का अर्थ हो जाएगा नया साल। छठा शब्द है टोली। टोली का मतलब होता है समूह। टोली का मतलब क्या होता है? समूह। अगला शब्द है व्यंजन। व्यंजन का मतलब होता है पकवान। अब व्यंजन के यहाँ दो अर्थ हो सकते हैं। यदि वर्णमाला में देखें, वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में भी एक व्यंजन आता है, स्वर और व्यंजन, स्वर और एक होता है व्यंजन। लेकिन यहाँ जिस व्यंजन की बात की गई है वो है पकवान से संबंधित है। तो ये दोनों शब्द जो है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी हो जाएंगे, सुनने में एक जैसे लेकिन भिन्न भिन्न अर्थ है। आगे है भेंट। भेंट, भेंट का अर्थ होता है उपहार। भेंट का क्या अर्थ होता है? उपहार। आगे बढ़ते हैं। अन्न, अन्न का मतलब होता है अनाज। यहाँ पर अन्न में एक अ दिया गया है और एक आधा न और एक पूरा न। तो यदि आपको ऐसा कोई शब्द मिलता है तो इन शब्दों को बोलते हैं द्वित्व, द्वित्व व्यंजन वाले शब्द। द्वित्व व्यंजन वाले शब्द, ऐसे व्यंजनों को हम द्वित्व व्यंजन वाले शब्द कहते हैं, जिनमें एक ही वर्ण लेटर एक आधा होता है एक पूरा होता है, तो उनको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। आगे है द्वार। द्वार का मतलब होता है दरवाजा, ठीक है। अंग्रेजी में इसको गेट भी बोलते हैं, डोर भी बोलते हैं। एकत्रित, एकत्रित का मतलब होता है इकट्ठा करना। एकत्रित का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। इसके बाद है अंतिम जो शब्द है वो है स्वच्छ। स्वच्छ का मतलब होता है साफ सुथरा। तो ये थे हमारे कुछ शब्द और जिनका हमने अर्थ जाना। अब हम चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर की तरफ। सबसे पहले जो प्रश्न दिए गए हैं वे बातचीत के लिए, सिर्फ बातचीत से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। ये यदि आपके शिक्षक या आपकी शिक्षिका इनमें से कोई प्रश्न लिखवाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये सिर्फ ओरल टेस्ट के लिए प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न है त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। देखिए त्योहार पर हम ध्यान देंगे तो दो बातें होती हैं। कोई भी त्योहार जब मनाते हैं तो उसमें परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होते हैं। दूसरी बात, त्योहार के जब मनाया जाता है तो परिवार का हर सदस्य खुश होता है, इसलिए त्योहार हमें खुशी भी देते हैं। और तीसरी बात ये भी लिख सकते हैं त्योहारों में हमें बहुत, त्योहार मनाने में हमें बहुत मजा भी आता है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे त्योहार के अवसर पर, त्योहार के अवसर पर सभी परिवार के मतलब परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा होते हैं। त्योहार हर परिवार के सदस्य को खुशी देता है ना। त्योहार मनाने में हमें बहुत मजा आता है, इसीलिए हम त्योहार मनाते हैं। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रिय त्योहार कौन सा है? तो ये आपके संबंधित है, तो आप इसका खुद से उत्तर लिखेंगे, बताएंगे कि आपको कौन सा त्योहार सबसे अधिक पसंद है। यदि मेरी बात की जाए तो मैं यहाँ पर दो त्योहारों का नाम विशेष कर लिखना चाहूंगा, जिसमें पहला है होली। तो मैं यहाँ पर होली जरूर लिखूंगा। दूसरा यदि मुझे लिखना है तो मुझे लगता है ये त्योहार सभी का पसंद होगा, तो वो है दीपावली। दीपावली भी लिख सकते हैं। इसके अलावा भी हम जैसे लिख सकते हैं ये हिंदू त्योहार हैं। इसके अलावा मुस्लिम यदि हमारे छात्र हैं तो हम ईद भी लिख सकते हैं। यदि कोई क्रिश्चियन से संबंधित है तो वो जो है क्रिसमस डे भी लिख सकते हैं, क्रिसमस डे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हर किसी का अपना अपना मनपसंद त्योहार हो सकता है।
तो आप इसमें से कोई भी एक त्योहार लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आप अपना त्योहार कैसे मनाते हैं? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि त्योहार तो कोई भी पसंद हो सकता है, लेकिन आप उसको मनाते कैसे हैं? हाँ, अब इसके उत्तर में हम समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे हम त्योहार जब मनाते हैं तो उसके लिए हम घर में, जैसे मैं दिवाली मनाता हूँ खुशी-खुशी, बड़ी खुशी के साथ, तो उसके लिए मैं जो है घर में रंगोली बनाता हूँ। इसके अलावा जो है मैं घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाता हूँ और मम्मी-पापा के साथ रात को जो है पटाखे जलाता हूँ, नए-नए कपड़े पहनता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना त्योहार मनाता हूँ। यदि बात आए होली की, होली का त्योहार कैसे मनाते हैं? हम लिख सकते हैं मतलब होली के दिन मेरे घर में गुजिया बनाई जाती है। इसके अलावा मैं अपने दोस्तों के घर जाता हूँ, उन्हें रंग लगाता हूँ। इस तरीके से मैं अपनी त्योहार को मनाता हूँ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया है वसंत ऋतु के आगमन। आगमन का मतलब होता है बच्चों आने पर। भारत में मनाए जाने वाले त्योहार कौन-कौन से हैं? अब देखो वसंत ऋतु का जो महीना, वसंत ऋतु जो होती है वो मुख्यतः 2 महीने रहती है। 2 से 3 महीने तक, 2 महीने तक रहती है। 2 महीने तक रहती है। तो इस 2 महीने के दौरान भारत में ढेर सारे त्योहार मनाए जाते हैं वसंत ऋतु के दौरान। जैसे कुछ त्योहारों के नाम लिख देते हैं हम यहाँ पर। उन त्योहारों में सबसे मुख्य त्योहार है वसंत ऋतु की शुरुआत में ही जो सबसे पहला त्योहार मनाया जाता है, दैट इज वसंत पंचमी। तो सबसे पहला त्योहार यदि हमें लिखना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर वसंत पंचमी, वसंत पंचमी। इसके अलावा होली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है। इसके अलावा यदि बात करें तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों की तरफ, तो वहां पर बिहू मनाया जाता है, बिहू मनता है। इसके अलावा भी यदि हमें और कोई लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि हम शिवरात्रि भी वसंत जो ऋतु होती है उसी के दौरान हम एक बार शिवरात्रि भी मनाते हैं। और यदि हम निकल जाएं ओडिशा की तरफ, ओडिशा में जो है रथ यात्रा होती है भगवान जगन्नाथ जी की। तो इस तरीके से ढेरों त्योहार हैं जो हम वसंत ऋतु के महीनों में मनाते हैं। वसंत पंचमी हो गया जिस दिन हम भगवान ये माता सरस्वती की पूजा करते हैं। और इसके अलावा भी आपके राज्य में यदि कोई त्योहार मनाया जाता है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न क्या कहता है? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माँ को ईजा कहकर पुकारते हैं। माँ को क्या कहकर पुकारते हैं? ईजा। आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं? तो ये आप बताएंगे। बड़े प्यार से माँ को किस नाम से आप पुकारते हैं? जैसे मैं अपनी माँ को जो नाम से बुलाता हूँ वो मैं कभी मम्मी भी बोलता हूँ। जैसे हम 5वें का आंसर लिखेंगे तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ मम्मी, मम्मी बोलता हूँ। या कभी-कभी जब ज़्यादा ही प्यार आता है तो मैं माता भी बोल देता हूँ, है ना? या फिर माई भी बोल देता हूँ, माई भी बोलते हैं और अम्मा भी बोल देते हैं, है ना? अम्मा, माई, ठीक? तो ये सब शब्दों का प्रयोग हम माँ के लिए करते हैं। तो ये थे हमारे बातचीत से संबंधित प्रश्न। अब हम जो प्रश्न हमने अपनी नोटबुक में लिखने हैं, अब हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लिखते हैं प्रश्न जो हमने अपनी नोटबुक में लिखने हैं, जिनमें से हमारे पेपर में भी प्रश्न जो है आ सकते हैं। सोचिए और लिखिए। हमने ऑलरेडी पाठ पढ़ लिया है अच्छे से भली भांति, कुछ शब्दों के अर्थ भी जाने और कुछ नवीन शब्द भी देखे। तो अब हम पढ़ते हैं कि प्रश्न क्या-क्या दिए गए। पहला प्रश्न दिया गया है, फुलारी किसे कहते हैं? तो हम इसमें लिखेंगे कि छोटे बच्चों की, छोटे 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 बच्चों की टोली को, छोटे बच्चों की टोली, जो ग्रुप होता है, समूह जो होता है, उसी को क्या कहते हैं? छोटे बच्चों की टोली को क्या कहते हैं? फुलारी कहते, फुलारी कहते हैं। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फुलारी कहते हैं। चलिए, तो हम समझ गए हैं फुलारी किसे कहते हैं। छोटे बच्चों की टोली को फुलारी कहते हैं, उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है वहां पर। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया अगला प्रश्न?
फुलारी को मिले, फुलारी जो त्योहार है उस समय पर जो बच्चों को चावल और गुड़ मिलता है उससे क्या क्या बनाया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है। एक तो वहां पर हमने पाठ में पढ़ा था हलवा बनाया जाता है, इसके अलावा छोई एक शब्द आया था छोई, या फिर इसको ही हम साई भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा हम पापड़ी भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? पापड़ी, पापड़ी भी बना सकते हैं। तो ये कुछ पकवान थे जो लोकल या मतलब स्थानीय व्यंजन है। अगला प्रश्न है बच्चों, फूलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है? हम इसमें लिखेंगे फूलदेई को बाल पर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह त्योहार बच्चों के द्वारा मनाया जाता है। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके उत्तर में? यहां लिखेंगे हम क्योंकि, क्योंकि यह त्योहार छोटे बच्चों के द्वारा बच्चों के द्वारा मनाया मनाया जाता, चलो ये हो गया हमारा, मनाया जाता है, ये हमने लिख दिया। फूलदेई को बाल पर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह त्योहार छोटे बच्चों के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया? फूलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है? कि भाई प्रकृति मतलब हमारी नेचर से, आसपास से कैसे जोड़ता है ये बताना है। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे फूलदेई त्योहार बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है। इसमें लिखेंगे फूलदेई त्योहार जो है वो बच्चों को प्रकृति से प्रेम करने की सीख देता है ना। हमने पाठ पढ़ा ही था, वहां लिखा था कि फूलदेई जो त्योहार है वह बच्चों को प्रकृति से, नेचर से प्रेम करने की, प्यार करने की सीख देता है और इस प्रकार उन्हें प्रकृति से जोड़ता है। तो इसमें हम ये उत्तर लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं भाषा की बात। भाषा की बात में क्या दिया गया है? यहाँ पर एक अंकल दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ बच्चों का ग्रुप है। तो देखते हैं ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं। अंकल जी क्या कह रहे हैं, देखते हैं। तुम कौन हो? तुम कौन हो? पहले लड़की से प्रश्न पूछा गया है, तो लड़की ने जवाब दिया है मैं पूजा हूँ। फिर उन्होंने पूछा है तुम्हारे साथ कौन कौन है? ये कौन कौन है? फिर पूछा है जो है, तो लड़की ने, पूजा ने जवाब दिया है मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, मयंक और निखिल है। तो ये अंजलि है बीच में, ये मयंक है और ये निखिल है। तो यदि हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ चिन्हों का प्रयोग हुआ है। चिन्ह यहाँ पर मुख्य तौर पर बच्चों कुछ चिन्हों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से चिन्ह हैं? जैसे तुम कौन हो, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। मैं पूजा हूँ, यहाँ पर एक ऐसे सीधी स्टिक लगाई गई है, इसको हम पूर्ण विराम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? पूर्ण विराम। ये हो गया हमारा पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ये प्रश्नवाचक है। अब तीसरा यदि वाक्य देख रहे हैं हम, तीसरे वाक्य में यहाँ पर मेरे साथ मेरे दो मित्र अंजलि, मयंक, अंजलि और मयंक के बीच में एक इस तरीके का जो साइन यूज हुआ है, चिन्ह यूज हुआ है, इसको भी हम बोलते हैं अल्प विराम। इसका नाम है हिंदी में अल्प विराम। तो यहाँ पर चिन्ह प्रयोग हुए। अब हमें कुछ काम करने के लिए कहा गया है, उसको देखते हैं क्या है। अब हमने पढ़ लिया है तुम कौन हो, दोबारा पढ़ते हैं। तुम कौन हो जो है, इस लड़की ने कहा है कि मैं पूजा हूँ। अंकल जी ने फिर पूछा है तुम्हारे साथ कौन कौन है, तो पूजा ने कहा मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, मयंक और निखिल हैं। अब देखते हैं क्या दिया गया। ऊपर दिए गए चित्र में शिक्षक, ये शिक्षक है, टीचर है, ये पूजा से प्रश्न पूछ रहे हैं। पूजा उत्तर देते हुए अपने और अपने मित्रों के बारे में बता रही है। ठीक है जी, छात्रों को से परिचित करा रही है। इन दोनों उदाहरणों में पूर्ण विराम देखो हमने लिख ही दिया है, ये पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया। ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये हमारा अल्प विराम है। अल्प विराम को
जो है इंग्लिश में कोमा भी बोलते हैं कि कोमा लगाते हैं, और पूर्ण विराम को हम फुल जो है प्रश्नवाचक को हम जो है क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम बढ़ते हैं। यहाँ क्या दिया गया, हमें क्या करना है, नीचे दिए गए वाक्यों में इन विराम चिन्हों का उपयोग कर वाक्य ठीक कीजिए। हमने क्या करना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूर्ण विराम है या अल्प विराम है, इन तीनों चिन्हों का प्रयोग करके हमने वाक्य को सही करना है। चलिए सही करते हैं। क्या लिखा है, गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम पूर्ण विराम लगाएंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ गरिमा को फल खाना पसंद है, तो ये लगा दिया हमने। वह अपने मित्र गौरव, गौरव के बाद कोमा लगाएंगे। फिर एक मित्र आ गया है दीपक, दीपक के बाद भी हम जो है अल्प विराम लगाएंगे। फिर आगे है, और नवजोत को भी फल खाने की सलाह देती है, तो देती है के बाद हमें पूर्ण विराम लगाना है। आगे क्या लिखा है, क्या आपको भी फल खाना पसंद है। यहाँ पर प्रश्न पूछा है। पहले तो गरिमा और गरिमा के दोस्तों के बारे में बताया गया है, फिर अंत में इसने पूछा है गरिमा ने कि जिस तरीके से हमें फल खाना पसंद है, तो क्या आपको भी फल खाना पसंद है। प्रश्न पूछा है तो अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न भी हल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया, अब है पता कीजिए। चलिए जी पता करते हैं, क्या लिखना है देखते हैं। फूलदेई वसंत ऋतु, फूलदेई वसंत ऋतु मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। मार्च और अप्रैल के महीने में वसंत ऋतु आती है। ऐसे ही शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर और हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में मनाए जाने वाले त्योहारों की जानकारी खोजिए और लिखिए। शरद ऋतु अक्टूबर नवंबर है ना, जिसको हम शरद ऋतु के त्योहारों के बारे में लिखना है जिसमें हमें, और हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में मनाई जाती है। तो इन सबको भी हम लिख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पर जैसे एक उदाहरण दिया गया है, सितंबर अक्टूबर में दशहरा मनाया जाता है। दशहरे के अलावा और क्या क्या मनाते हैं हम सितंबर में अक्टूबर में, तो जैसे सितंबर अक्टूबर में अभी ही हमने फिलहाल ही मनाई है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर गणेश गणेश चतुर्थी। ठीक है, गणेश चतुर्थी। और इससे पहले क्या मनाया था हमने, एक त्योहार हम मनाए हैं अभी अभी, हरियाली तीज। ये त्योहार बड़ा ही प्रसिद्ध त्योहार है, हरियाली तीज। हरियाली तीज जो है बिहार उत्तर प्रदेश में बड़ा ही प्रसिद्ध त्योहार है। इसके अलावा हम नवंबर दिसंबर में क्या मनाते हैं, सबसे जो मतलब हमारा सबसे मुख्य त्योहार है वो है दीपावली। दीपावली मनाते हैं। और इसके अलावा यदि कोई त्योहार हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि हम जैसे क्रिसमस भी मनाते हैं, क्रिसमस का त्योहार भी मनाते हैं। जैसे शरद ऋतु अक्टूबर और सितंबर में ही यदि हम बात करें तो अभी जैसे नेक्स्ट ही वीक में ईद भी मनाई जाएगी। तो बहुत सारे त्योहार हैं जिनको हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक मनाते हैं। इसके अलावा आप यदि देखेंगे तो एक और त्योहार होता है जो है जिसको हम बोलते हैं भाई दूज, है ना, भाई दूज या फिर जो है भैया दूज। ये भी हम बड़ा ही प्रसिद्ध त्योहार है जिसको हम मनाते हैं, भैया दूज। और एक त्योहार है बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है ये, यदि कोई बच्चा बिहार से देख रहा है हमारी वीडियो तो वो नाम बताए जो हम लिख रहे हैं, क्या ये सही है। तो हम बिहार में छठ पूजा भी मनाते हैं। ये ढेरों त्योहार हैं जो हम मनाते हैं सितंबर से लेके दिसंबर के बीच में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे अवकाश। अवकाश का मतलब होता है कि जो छुट्टियां होती हैं, अवकाश का मतलब होता है छुट्टियां। छुट्टियां, हम अपनी छुट्टियां कैसे मनाते हैं और कब हमारी छुट्टियां पड़ती है। देखो प्रश्न क्या दिया गया, आपके विद्यालय में मिलने वाले अवकाशों, अवकाशों मतलब छुट्टियों की जानकारी प्राप्त कीजिए और ऋतुओं के आधार पर नीचे दिए गए तालिका में लिखिए कि भाई आपकी छुट्टियां कब कब पड़ती हैं और कितने दिन की होती हैं। जैसे हम केवी के बच्चे हैं, केवी के स्टूडेंट हैं, तो हमें तो अपना पता ही है कब हमारी छुट्टियां पड़ती हैं। ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन का मतलब होता है कि हमारी समर वाली,
समर वाली जो छुट्टियां होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो हमारी होती कब से कब होती है? ये होती है हमारी मई और जून, मई और जून में ये होती है 40 दिन। अब इनमें भी दो बातें, जिसका स्कूल जो है, जिसके स्कूल में 40 दिन की छुट्टियां सर्दी में आती है, जैसे लेह लद्दाख है, जैसे तवांग है, या फिर उत्तराखंड में पिथौरागढ़ है, या फिर बहुत ही बिल्कुल इंटीरियर जगह है। इंटीरियर का मतलब होता है बहुत ही अंदर है कोई जगह पहाड़ों के, और वहां ठंड पड़ती है, तो वहां पर 40 दिन की छुट्टियां सर्दियों में पड़ती है, और बाकी जगह पर गर्मी के दिनों में पड़ती है, मई जून में। सर्दकालीन अवकाश हमारा कब होता है? ये हमारा जो है बिल्कुल फिक्स है, अक्टूबर में आता है, अक्टूबर में होता है, और ये होता है 10 दिन। कितने दिन का होता है ये होता है 10 दिन। शीतकालीन अवकाश ये हमारा होता है दिसंबर दिसंबर और जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में हम मनाते हैं शीतकालीन अवकाश। ये होता है हमारा 20 दिन का। कितने दिन का होता है ये? 20 दिन का। अब ये भी फिर से वही बात है, कहीं कहीं पर शीतकालीन अवकाश जहां पर बहुत ज्यादा मतलब बर्फ पड़ती है, जैसे लेह है, लद्दाख है, और श्रीनगर है, या फिर सिक्किम में है, और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में है, जो बिल्कुल जहाँ का तापमान बहुत कम होता है, वहां पर 50 दिन की छुट्टियां सर्दियों में पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया है? आइए अपना घर सजाएं। हमें भी सजाना है अपना घर, जैसे जैसे अभी दिवाली दशहरा नजदीक आ रहा है, तो हम सब अपना घर सजाते हैं। तो देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। फूलदेई के दिन घरों को स्वच्छ स्वच्छ मतलब साफ सुथरा करके मुख्य द्वार की देहली को गोबर मिट्टी से लीपकर तैयार किया जाता है। आप अपने घर को त्योहारों के लिए सजाने हेतु किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं? तो चलिए देखते हैं किन किन वस्तुओं का प्रयोग हम करते हैं। जैसे मैं यदि दीपावली की बात करता हूं, तो दीपावली पे हम क्या करते हैं? दीपावली पर हम क्या करते हैं? हम घर में रंगोली मनाते हैं, रंगोली मनाते हैं। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाया जाता है। इसके अलावा और क्या करते हैं हम भी क्या करते हैं? घर की साफ सफाई करते हैं, है ना? घर में साफ सफाई के लिए हम झाड़ू पोछा करते हैं, है ना? इसके अलावा हम लाइट लगाते हैं, लड़ियां लगाते हैं, लाइट लिख सकते हैं, है ना? और जो है लड़ी लगाते हैं हम घर में, लड़ियां लगाते हैं बाहर चारों तरफ घर के। तो इस तरीके से हम अपने घर को सजाते हैं। और भी कई तरीके से सबका अपना अपना हिसाब होता है जिसमें हम घर को सजाते हैं। रंगोली, तोरण, लाइटें ये विशेषकर हैं दीपावली पर किए जाते हैं। इसके अलावा हम दिए भी जलाते हैं, दीपक भी जलाते हैं। तो ये सब हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी त्योहार आप मनाते हैं, आप किस तरीके से मनाते हैं, आप उसके अनुसार इसको भरेंगे। आगे है, चलो कलाकारी करते हैं। अब कलाकारी क्या करनी है हमने? आज हम सीखेंगे कि तोरण कैसे बनाते हैं। तोरण बनाना हमें सीखना है। चलो, तोरण किस किस से बना सकते हैं? तोरण के लिए हम फूल ले सकते हैं, आम भी ले सकते हैं। तोरण पीपल के पत्तों का भी बनता है, ये ध्यान रखेंगे। पीपल जरूरी नहीं है कि आम के ही पत्ते चाहिए, पीपल के पत्ते भी शुभ माने जाते हैं, उनका भी हम ले सकते। अशोक के पत्ते भी होते हैं, यहाँ पर आम के पत्ते दिए गए। फूल, आम और अशोक के पत्तों से या अन्य किसी भी वस्तु का उपयोग करके सुंदर सा तोरण बनाइए। आगे हम लिख देते हैं, और अपने अपने घर घर के मुख्य द्वार पर लगाइए। मुख्य द्वार पर क्या करना है? लगाइए। चलिए जी, ये हम बना लेते हैं। कैसे करेंगे? हमें इसके लिए धागे की जरूरत होगी। धागा, सुई भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? धागे में से एक फूल, एक पत्ती, एक फूल, एक पत्ती, एक फूल, एक पत्ती, ऐसे करके हम बड़ा सुंदर सा तोरण बना सकते हैं। आप अलग अलग डिजाइन का तोरण भी तैयार कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कई तरीके के डिजाइन दिए गए हैं। तोरण बनाते हुए की वीडियो जो है हम बिल्कुल बड़ी जल्द आप लोगों तक लेके आएंगे, जिसमें आपको जो है स्कूल के बच्चे तोरण बनाते हुए जो है दिखाए जाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अगला क्या है, कल्पना कीजिए। जी, कल्पना कीजिए क्या दिया गया है, मधुरानी एक दिन उद्यान में आई। उद्यान का मतलब होता है प्यारे बच्चों, दोस्तों, बगीचा। उद्यान का मतलब क्या होता है, बगीचा। बगीचे में आई, वह बहुत प्रसन्न थी। प्रसन्न का मतलब क्या होता है, खुश थी। वह बहुत खुश थी। वहां उसे मिली सूरजमुखी बहन और सूरज मामा। सोचकर लिखिए वे तीनों आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे। देखो, चित्र को यदि हम ध्यान से देखेंगे, ये है हमारी मधुरानी। मधुरानी मतलब मधुमक्खी है ये। कौन है ये, मधुमक्खी। इसका नाम यहाँ पर रखा है मधुरानी। मधुरानी इसलिए रखा क्योंकि ये शहद बनाती है। यहाँ पर सूरज मामा है, ये जो है कौन दिए गए हैं, ये दिए गए हैं सूरजमुखी बहन। तो इनके बीच में आपस में क्या बातचीत हुई है उसके बारे में हमें लिखना है। जैसे ये आई है, जो मधुरानी आई है, तो हम लिखेंगे, हम इनको कराएंगे नमस्ते से शुरू करते हैं। ये मधुरानी जो है नमस्ते करेगी किस किस को, सूरज मामा को और सूरजमुखी बहन को। तो ये लिखेंगे हम यहाँ पर, नमस्ते सूरजमुखी बहन, सूरज मामा। तो इस उद्यान में आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब बारी है, पहले इसकी बात हो गई, एक लिख दिया हमने। दूसरी बात है, सूरज क्या कहता है, सूरज क्या कहता है कि आप बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। आपके आने की खुशी से पूरा उद्यान खिल गया है या खिल उठा है। ये बात की है सूरज मामा ने। अब तीसरी बारी है, हम लिख सकते हैं, क्या लिखना है हमें, सूरजमुखी क्या कहती है, नमस्ते मधुरानी, तुम्हारी मीठी मुस्कान से। देखिए, अब ध्यान से देखेंगे तो ये मधुरानी हंस रही है, स्माइल कर रही है। तो हम इसी पे ही एक वाक्य बनाएंगे, तुम्हारी मीठी मुस्कान ने यहाँ की सुंदरता को बढ़ा दिया है। तो हम ये तीन बातें लिख देंगे। ये बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि मधुरानी जो है, तुम्हारी मीठी मुस्कान ने यहाँ की सुंदरता को बढ़ा दिया है। चलो, ये भी हो गया है। अब इससे आगे पढ़ते हैं, आइए जाने। चलो जानते हैं क्या दिया गया है। पाठ में दो फूलों का जिक्र आया था, एक था बुरांस का फूल और एक था फ्योंली का फूल। इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं क्या है। बुरांस के फूल लाल रंग के होते हैं, जैसा कि चित्र में दिया गया है, लाल रंग के है, जो गर्मी के मौसम में है आते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इनका उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। यह हिमालयी राज्यों में बड़ी संख्या में पाया जाने वाला वृक्ष है। तो ये था बुरांस के बारे में। एक मजेदार बात और मैं बताना चाहूंगा, बुरांस के फूल के बारे में हमारी ईवीएस की बुक में भी बताया गया है। उस चैप्टर का नाम आप बता सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में लिख के कि उस चैप्टर का नाम क्या है, कि जिसमें बुरांस फूल के बारे में बताया गया है। दूसरी बात यहाँ लिखा है, यह जो बुरांस का फूल है यह हिमालयी राज्यों में पाया जाता है। तो आप मुझे बताएंगे कि सबसे ज्यादा जो बुरांस का फूल किस राज्य में पाए जाते हैं, तो उसका नाम बताना है। और हिमालयी राज्य कौन कौन से हैं उनको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजेंगे, जिनमें से मैं एक तो हिंट दे देता हूं, जैसे J&K। दूसरा है HP, जिसमें हम लिख सकते हैं हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड भी लिख सकते हैं, उत्तराखंड तो है ही। इसके अलावा आपने बताना है कि और कौन कौन से राज्य हैं जो हिमालय क्षेत्र में आते हैं, वो आप उत्तर लिखकर भेजेंगे। फ्योली, आप ध्यान से देखेंगे तो फ्योली जो है पीले रंग का है। वसंत के आगमन की सूचना देते हैं। कौन, फ्योली के जो फूल हैं वे वसंत के आने की सूचना देते हैं। पीले रंग के होने के कारण इनका नाम फ्योली रखा गया है। ये पहाड़ों की सुंदरता का प्रतीक है। किसका सिंबल है ये, किसका सिंबल है ये, जो है सिंबल है ब्यूटी का, है ना, पहाड़ों की ब्यूटी का सिंबल है। और ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, इससे मेडिसिन बनती है, मेडिसिनल प्लांट है। इसका प्रयोग ढेर सारी मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। तो ये था हमारा पाठ जो हमने पढ़ा। इसके बाद है इकाई 3, ये हम अगले में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप अपने किताब से आप खुद से पढ़ सकते हैं। एक छोटी सी कविता दी गई है, सुनो भाई गप। चलो पढ़ लेते हैं चलते चलते। क्या दिया गया है, सुनो भाई गप, सुनो भाई सब, नाव में नदियां डूबी जाए, नाव में नदियां डूबी जाए, चींटी चली बाजार को, नोमन नोमन मल के तेल,
ईंटें दो बगल में ले ली, सिर पर धर ली रेल। ये देखिए, ये चींटी है। चींटी जो है 9 मन तेल लगाकर ईंटें लेकर और सिर पर, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो रेलगाड़ी भी रखी हुई है। सुनो भाई गप, सुनो भाई सब, नाव में नदिया डूबी जाए, नाव में नदिया डूबी जाए। आगे क्या लिखा है? गधा चढ़ा खजूर पर, खाने को अंगूर, पीठ पे उसके नाच रहे थे 5-5 लंगूर। क्या करने गया था गधा? गधा जो है खजूर के पेड़ पर अंगूर खाने गया है और पीठ पे कौन नाच रहे थे? 5-5 लंगूर। देखो ये दिखाए गए 1 2 3 4 5। सुनो भाई गप, सुन भाई सब, नाव में नदिया डूबी जाए, नाव में नदिया डूबी जाए। सुन भाई गप, सुन भाई सब, नाव में नदिया डूबी जाए, नाव में नदिया डूबी जाए। ये थी हमारी कविता। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इस कविता को सुनकर एंजॉय किया होगा। बड़ी ही हंसी वाली कविता है। तो चलिए, ये था हमारा पाठ, पूरा हो गया है, प्रश्न उत्तर हमने हल कर लिए हैं। मिलेंगे अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खूब सारे पढ़ते रहिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर 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 जो है सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।